हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेमी क्लासिकल रेडिएशन थ्योरी के ऊपर रहने वाला है। और सेमी क्लासिकल रेडिएशन थ्योरी के ऊपर अपना ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमने सेमी क्लासिकल रेडिएशन थ्योरी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल फील्ड में किस टाइप से बिहेव करता है। उसके बाद हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। उसके बाद कूलॉम गेज की कंडीशन अप्लाई की और इंटरेक्शन टर्म, ये सब हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर निकाल चुके हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम जो रेडिएशन फील्ड है इसके ऊपर बात करेंगे और जो बाकी की जो बची हुई टर्म है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंप्लीट भी करवा देंगे, ठीक है। और बात करो मैं पहले वाले लेक्चर की, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले चाहिए फर्स्ट वाला लेक्चर देख के आइए, ठीक है। उसके बाद फिर ये लेक्चर आपको समझ आएगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में अगर आपके सिलेबस में है तो ये 16 मार्क्स में ही एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं अगर पहले वाले लेक्चर के ऊपर बात करूं तो पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, जो कूलॉम गेज की जो कंडीशन है वो हमने वहां पे अप्लाई की थी। और जब मैं कूलॉम गेज की कंडीशन अप्लाई कर रहा था तो अपने पास ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है इस टर्म को हमने जीरो कर दिया था। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए जीरो होने के कारण या कूलॉम गेज की कंडीशन अप्लाई करने के कारण अपना जो स्केलर पोटेंशियल है, स्केलर पोटेंशियल बोले तो फाई आर टी, इस टर्म को हमने जीरो कर दिया था। और ये टर्म जीरो करने के बाद अपने पास क्या बचता था, ओनली ऑन वेक्टर पोटेंशियल अपने पास बचता था, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूं, हमने कूलॉम गेज की कंडीशन अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, जो स्केलर पोटेंशियल का है वो हमने जीरो कर दिया, ठीक है। और स्केलर पोटेंशियल जीरो करने के बाद अपने पास जो फिजिकल फील्ड बचता है वो फिजिकल फील्ड कौन सा बचता है, ओनली ऑन वेक्टर फील्ड बचता है, ठीक है। और वेक्टर फील्ड की जो इक्वेशन है वो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर निकाल चुके थे। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाली थी, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकाली थी। और आई होप ये इक्वेशन आपने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक में पढ़ी हो या फिर रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक में आपकी इक्वेशन पढ़ी हुई होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो हमने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर निकाल के बहुत अच्छे से बता दिया था। अब इक्वेशन क्या थी अपने पास, इक्वेशन थी E इक्वल टू माइनस करली ए बाय करली टी। और ए जो है वो क्या है, फंक्शन है आर और टी का। ए क्या है अपने पास, यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे भी जो ए है वो किसका फंक्शन है, आर और टी का फंक्शन है, ठीक है। ये हमने दो इक्वेशन लास्ट लेक्चर के अंदर निकाल ली थी। कैसे निकाली थी, हमने कूलॉम गेज की कंडीशन को अप्लाई किया, उससे जो स्केलर फील्ड है उसको स्केलर पोटेंशियल को जीरो किया। और उसके बाद जो फिजिकल फील्ड बचता है अपने पास क्या बचता है, वो वेक्टर फील्ड बचता है। तो हमने एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन निकाली, दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए इक्वेशन निकाली। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखो तो हमने इन दोनों इक्वेशन को किसकी टर्म में एक्सप्रेस करके बता रखा है, वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में एक्सप्रेस करके बता रखा है। यहाँ पे भी आप देखो ए अपने पास क्या है, ए है। और यहाँ पे भी अपने पास क्या है, ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन को भी हमने किसकी वेक्टर पोटेंशियल की हेल्प से रिप्रेजेंट करके बताया या एक्सप्रेस करके बताया। सिमिलर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन है उसको भी हमने वेक्टर पोटेंशियल की हेल्प से एक्सप्रेस करके बताया। अब जब अपने पास ये कंडीशन होती है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सेमी क्लासिकल रेडिएशन थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास किसका जिक्र होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिक्र होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी एटम आयन मॉलिक्यूल्स के साथ, ये अपने पास क्या है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब ये किसी एटम आयन और मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो वहां पे अपने पास कुछ स्पेक्ट्रा भी फॉर्म होता है। पर अपने को स्पेक्ट्रा से कोई भी लेना देना नहीं है। अपने को क्या देखना है, सिर्फ जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एटम आयन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी तो अपना जो वेक्टर पोटेंशियल है हम उसको किस टाइप से एक्सप्रेस करके बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब अपने पास ये दोनों कंडीशन होंगी, एक ये वाली कंडीशन होगी, एक ये वाली कंडीशन होगी, इस केस में अपना जो वेक्टर पोटेंशियल है उस वेक्टर पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ प्लेन हार्मोनिक वेव के जैसे हम वेक्टर पोटेंशियल को एक्सप्रेस करके बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं वेक्टर पोटेंशियल को एक्सप्रेस करके बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। ये जो सेमी क्लासिकल रेडिएशन थ्योरी का जो टॉपिक है ये रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। मेरे को भी सोल्व करने में काफ़ी टाइम लगा। जितना मैं सोल्व कर पाया उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हैं तो आप साथ के साथ पेन कॉपी लेके और जो पॉइंट बोल रहा हूँ, जो वर्डिंग भी बोल रहा हूँ, उस वर्डिंग को भी नोट कर लो। नहीं तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। साथ के साथ नोट करोगे तभी ये टॉपिक आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब अपना जो अगला टास्क था वो टास्क क्या था, हम वेक्टर पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ प्लेन हार्मोनिक वेव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर पोटेंशियल express in term of superposition of plane harmonic wave, superposition of plane harmonic wave, ठीक है। तो अब किस टाइप से एक्सप्रेस करेंगे, अपने पास वेक्टर पोटेंशियल क्या है, वेक्टर पोटेंशियल अपने पास है आर और टी है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर पोटेंशियल है इसको किसमें, सुपरपोजिशन ऑफ प्लेन हार्मोनिक में एक्सप्रेस करेंगे। तो जो वेक्टर पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसके ये वेक्टर पोटेंशियल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ए हमने यहाँ पे जो लिया है वो क्या है, पोलराइजेशन कांस्टेंट है। के क्या है अपने पास, वेव वेक्टर है। ओमेगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब
इसको अगर मैं चाहूँ तो एक टर्म में और एक्सप्रेस करके बता सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये किसके, ए तो हमने एज इट इज रखा जो अपने पास पोलराइजेशन वेक्टर था, ठीक है। और इसको हम ये वाली जो टर्म है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई की पावर आयटा, ठीक है, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इस टाइप से भी आपको बहुत सारी बुक में ये जो वेक्टर पोटेंशियल है वो एक्सप्रेस करके दिखा रखा होगा, ठीक है। तो दोनों टर्म एक ही है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो वापस अपने पास क्या आ जाएगी, कोस वाली टर्म आ जाएगी। अगला टास्क क्या है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करते हैं और कोई भी एक कांस्टेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस किया, कांस्टेंट में जो लेके आया वो कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैं ए नोट एक कांस्टेंट लेके आया, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये बाकी की जो टर्म है के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज रहने दी। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं जो ए है वो क्या है अपने पास, यूनिट पोलराइजेशन वेक्टर, यूनिट पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी अपने पास, 1 हो जाएगी। दूसरा ये पोलराइजेशन वेक्टर के हमने यहाँ पे किस लिए लिया, इसका रीजन ये है जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एटम या किसी क्रिस्टल या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जाके इंटरेक्ट करेगी तो वहाँ पे चांस है कि वो उसको पोलराइज कर दे, ठीक है। अब पोलराइज करेगी इसलिए हमने यहाँ पे एक पोलराइजेशन वेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, ये वाली इक्वेशन मैं आगे लिखता हूँ और इसको फिर मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ। तो पहले मैं ये वाली जो इक्वेशन है इसको उतार लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, तो अपने पास क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है आर और टी, ये इक्वल टू क्या आया है, ए नॉट और कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और 2 से ही मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करवा देता हूँ। तो मैंने इसको 2 से यहाँ पे इसको क्या किया, डिवाइड करवा दिया, 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, पहला स्टेप क्या था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब ये वाली जो टर्म है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 2 कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये वाली टर्म को मैं सोल्व कर लेता हूँ। और जब मैं इसको सोल्व करूँगा इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इस टर्म को रियल पार्ट में अलग लिख सकता हूँ और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा या फिर जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको मैं अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं जो रियल पार्ट है उसको लिख लेता हूँ, ई की पावर आयटा के डॉट आर और माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये प्लस माइनस आएगा, ये हमने क्या लिख दिया, प्लस वाला, और जो साथ में जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब इस टर्म को मैं कैसे लिखता हूँ, देखना ध्यान से। इसको मैंने लिखा है, इसको ये जो ए की पावर में है मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। मैथमेटिक्स आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, इसको मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल, और ये आयटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर से ई एक्स पी, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, प्लस वाला साइन हमने पहले लिख लिया, यहाँ पे अब माइनस वाला लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस आयटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और ये भी माइनस, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब अगर मैं यहाँ इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस टर्म को अगर मैं चाहूँ तो और ज़्यादा छोटा कर सकता हूँ। इसको क्या लिखूंगा, मैंने जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है इसको मैंने बाहर निकाल लिया और इसको मैंने क्या लिख दिया, प्लस, ये प्लस वाला है यहाँ पे और प्लस माइनस, और आयटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को, ये जो राइट हैंड साइड में ये वाली इक्वेशन थी, इसको मैंने इस टाइप से, एक माइनस आएगा यहाँ पे, इस टाइप से लिख दिया। अब जो 2 कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसकी जगह मैं ये रखूंगा कहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर क्या है अपने पास, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 में अगर मैं इसको पुट करूंगा तो अपने पास जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस ए माइनस, ठीक है। ये आ जाएगा आर और टी का फंक्शन है अपने पास, इक्वल टू ए बाय 2 ए नॉट एक्सपोनेंशियल, और ये प्लस माइनस आयटा, और उसके बाद क्या आयटा के बाद के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 2.1, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में चलने से पहले थोड़ा सा ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पे निकाला है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है और ए माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ए प्लस की बात करूँ तो यहाँ पे ए प्लस अपना रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्प्शन को। अब एब्जॉर्प्शन किस टाइप से होता है मैं लिख देता हूँ, ए प्लस कॉरस्पॉन्डिंग टू फोटोन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब किस टाइप से एब्जॉर्प्शन होगा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये हमने 2 स्टेट मान ली, ठीक है। इस स्टेट की जो एनर्जी है वो हमने A1 मान ली, स्टेट की एनर्जी हमने A2 मान ली। ये अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे पोल की, जैसे ये इसको गेन करेगा, गेन करने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो ए प्लस वाली जो टर्म है वो एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे ए प्लस माइनस दोनों था अपने पास। अब माइनस वाली टर्म की अगर मैं बात करूँ तो माइनस वाली टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी, ए माइनस कॉरस्पॉन्डिंग टू फोटोन एमिशन,
ठीक है। अब फोटोन एमिशन को ये किस टाइप से रिप्रेजेंट करेगी, और ये अपने पास फिर से क्या है, दो स्टेट है, ठीक है। और ये फोटोन एमिशन भी कौन सा होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ फोटोन या कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन की फॉर्म में, ठीक है। तो ए माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टिमुलेटेड एमिशन को रिप्रेजेंट करके बताता है, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में अपने पास जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, उस एवरेज एनर्जी डेंसिटी के ऊपर बात करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी, या फिर मैं बोलूँ टाइम, एक सेकेंड, टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब हमने टाइम डिपेंडेंट एवरेज एनर्जी डेंसिटी किस लिए ली है, इसका रीजन ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के कारण टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उस टाइम डिपेंडेंट करंट के कारण क्या बनता है, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर उस टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करता हूं तो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करता हूं तो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। इसलिए हमने ये जो एनर्जी डेंसिटी ली है, अब एनर्जी डेंसिटी किस फॉर्म में होगी, अब अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होगी, और दोनों कैसी होंगी, टाइम डिपेंडेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ये जो कंप्लीट कंसेप्ट है ये कहाँ से आया, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से आया, ठीक है। अब क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो अपने पास एवरेज एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी क्या होती है, एवरेज एनर्जी को हम लिखते हैं यू, एवरेज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में क्या होती है, 1/4 पाई और बी स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। और दूसरा क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म की बात करूं तो ये 1/4 पाई ई स्क्वायर ये होती है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आई कहाँ से है, तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्टडी है वो जो प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं ना क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, तो वहाँ पे हम इनको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से हमने डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब एक और डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने वाले हैं, जो एवरेज एनर्जी होती है जो हम वहाँ पे निकालते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या आती है अपने पास, वो आती है 1/2 ई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की भी आती है 1/2 बी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 1/2 वाली जो टर्म हमने यहाँ पे निकाली है, ये किसको रिप्रेजेंट करके बताती है, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करके बताती है। अब ये हमने वहीं पे निकाला था, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। अब ये किसकी एवरेज वैल्यू है, वहां पे अपने पास एक टर्म आती है साइन ओमेगा टी माइनस के के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये वाली जो टर्म आती है इसकी हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और उसकी एवरेज वैल्यू क्या आती है अपने पास, 1/2 आती है, ठीक है। तो इन रिजल्ट का भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक्चुअली में अपने को करना क्या है, यहाँ पे अपने को करना ये है कि हमने लास्ट टाइम एक इक्वेशन निकाली थी, और वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन ये थी ए प्लस माइनस आर और टी, और वेक्टर पोटेंशियल निकाला था a/2 ए नॉट एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अपना अगला जो टास्क है, वो अगला टास्क ये है, जो कांस्टेंट हम लेके आए थे जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन को रिप्रेजेंट करता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू अपने को निकालनी है, और ये कांस्टेंट क्या है, ए नॉट, ठीक है। तो अपना टास्क यही है कि अब हम ए नॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको आगे थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना चाहूँ मैं, तो कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं इसको, अपने पास क्या है, ये वाली टर्म उठाता हूँ मैं, ये वाली, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, या मैं ई की पावर में भी लिख सकता हूँ इसको, प्लस माइनस और ये आयटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और ये 2 अपने पास बाहर है, इसको मैं इसके डिवाइड में लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको इसके डिवाइड में लिखता हूँ तो ये वाली जो टर्म है वो अपने पास क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म अपने पास आ जाएगी साइन, और ये इसको लिखेंगे के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। किसकी जगह आया, ये वाला जो पार्ट मैंने सोल्व किया, ठीक है, इसके डिवाइड में 2 किया, इस कंप्लीट को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब ये आगे वाली जो टर्म है वो मैं एज इट इज रखता हूँ, इस पार्ट की जगह मैं ये वाली टर्म पुट कर देता हूँ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए आर टी, ठीक है, और ए एज इट इज, उसके बाद ए नॉट एज इट इज, उसके बाद साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इक्वल टू। अब अगला अपना काम क्या है, अगला अपना काम ये है, अपने को यहाँ पे ये जो B है, इस B की वैल्यू निकालनी, B की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी की एवरेज एनर्जी डेंसिटी के अंदर पुट कर दूंगा, तो अपने पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी। और B की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, B की वैल्यू निकालेंगे हम ये वाली इक्वेशन से, ठीक है। ए की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है, ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, उसको सोल्व करूंगा तो बी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। और अच्छी बात यह है कि उसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का काम है, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करते हैं तो डायरेक्ट हम रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसको मैं लिखूंगा बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए, और ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस, और ये इसके इक्वल में ही लिख देता हूँ के ए नॉट साइन ओमेगा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये वाली टर्म अपने पास आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे जो बी की एवरेज वैल्यू निकालूंगा, तो बी की एवरेज वैल्यू हम
क्या निकाली थी हमने, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और साथ में एक बी नोट वाली टर्म और आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1/2 वाली टर्म है वो हम पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर और ए नोट का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के स्क्वायर ए स्क्वायर और ए नोट का स्क्वायर। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, जो बी की एवरेज है वो आ जाएगी अपने पास, ठीक है। अब ये जो एवरेज हमने निकाली है, इस एवरेज को मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, अपने पास ये वाली जो इक्वेशन है एवरेज एनर्जी डेंसिटी वाली, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या है अपने पास 1/4 पाई, ठीक है। और उसके बाद बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमने ये लिख दी यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे के का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है अपने पास 2 है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा अपने पास, यू आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये नीचे क्या है 4 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 1/8 पाई, ठीक है। और के का स्क्वायर ए का स्क्वायर और ए नोट का स्क्वायर, ठीक है। और जो ए का स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, एक सेकेंड, जो ए का स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या है अपने पास 1 है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 1/8 पाई के स्क्वायर ए स्क्वायर, और सॉरी ये वैल्यू तो 1 कर दी, तो ये आ जाएगा 1/8 पाई के स्क्वायर और ए नोट का स्क्वायर। अब ये जो हमने रिजल्ट निकाला है, ये रिजल्ट किस चीज़ का है, ये अपने पास यू की जो एवरेज है, यू की एवरेज हमने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अब क्या इक्वेशन निकाली थी हमने, ये इक्वेशन निकाली थी, यू की जो एवरेज है वो क्या आई थी अपने पास 1/8 और के स्क्वायर और एक नोट का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं सिंगल फोटोन की एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, यहाँ पे लिखूंगा एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी तो हमने ये निकाली है क्या है 1/8 पाई, उसके बाद के स्क्वायर और ए नोट का स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूँ सिंगल फोटोन की एनर्जी की, तो सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या होती है अपने पास, ई हमने मान ली, ठीक है। और पर यूनिट वॉल्यूम तो डिवाइड बाई हमने क्या बोल दिया, वी बोल दिया, ठीक। अब एच ई की वैल्यू क्या होती है अपने पास, ई इक्वल टू एच न्यू, तो हमने यूज कर लिया, तो न्यू की जगह क्या यूज कर लेंगे h/ओमेगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1/8 पाई के का स्क्वायर ए नोट का स्क्वायर और h ओमेगा डिवाइड बाई वी। अब अगर मैं यहाँ से ए नोट की वैल्यू निकालूँ तो ए नोट की वैल्यू, ए नोट का स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगा 8 पाई एच ओमेगा और के स्क्वायर वी, ठीक है। ए नोट को तो हमने यहीं रखा, ये टर्म उठा के उधर लेके गई, ये इधर डिवाइड में आ जाएगी। अब अगला जो काम है वो क्या है, जो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो अपने पास क्या होती है, सी के होती है। तो ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ से क्या रख सकता हूँ, सी के रख सकता हूँ। अगर मैं के की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ओमेगा बाय सी आ जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँगा, सी के रखूँगा, उसके बाद के की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, तो क्या आ जाएगा 8 पाई एच, ओमेगा की जगह क्या रखा, सी के रख दिया, उसके बाद के स्क्वायर है, के स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखा, ओमेगा स्क्वायर। अब एक सेकंड इसको ओमेगा स्क्वायर ना पुट करके एक बार के स्क्वायर ही रहने देता हूँ, ठीक है। इंटू में भी एक के से एक के क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यह आ जाएगा 8 पाई एच सी, ठीक है, डिवाइड बाई, अब एक के रहता है, उस के की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे ओमेगा बाई सी पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा। इंटू में ये वाला जो वी है वो अपने पास एज इट इज रहेगा, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ए नोट स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं यहाँ से ए नोट की वैल्यू निकालूँ तो ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नोट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा 2c, तो हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, अंदर बच जाएगा 2 पाई एच बाई ओमेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। और ये जो वी है, वी हमने कितना मान लिया, वी हमने यूनिटी मान लिया। ये हमने जो ए नोट की वैल्यू है वो ए नोट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब ये जो ए नोट की वैल्यू हो वो कहाँ पे पुट करेंगे, ए नोट की वैल्यू हम पुट करेंगे अपने पास ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे ये जो ए नोट है, इस ए नोट की जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये ए नोट की वैल्यू जब वहाँ पे पुट करूँगा तो अपने पास क्या आएगा, ये आ जाएगा ए प्लस माइनस और आर और टी, ठीक है। वहाँ पे क्या था अपने पास a/2 था, तो यहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी क्या है 2 है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। a/2 यहाँ पे एज इट इज ए नोट एक्सपोनेंशियल और प्लस माइनस आयटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब शांति से पुट करते हैं, ए नोट की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास सी ए रूट 2 पाई एच कट और एच कट, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, ऊपर भी यहाँ पे भी एच कट आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा आ जाएगा अपने पास और एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ए प्लस माइनस आर टी, जो अपने पास वेक्टर पोटेंशियल है, उस वेक्टर की पोटेंशियल की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब इस इक्वेशन को हमने कुछ भी नाम दे दिया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आगे यूज करेंगे। अब अगले सेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं फर्मी गोल्डन रूल का, ठीक है। अब फर्मी गोल्डन रूल का यूज करते हैं तो फिर से अपने को फर्मी गोल्डन रूल का जो डायरेक्ट रिजल्ट है फिर से वो रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले सेक्शन में जो फर्मी गोल्डन रूल का डायरेक्ट रिजल्ट है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये जो यूनिट है वो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें क्वांटम का भी यूज होता है, इसमें क्लासिकल का भी यूज होता है, इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक का भी यूज होता है, ठीक है। तो सब चीज़ों का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे यूज ही होगा, तो वो
वो सब रिजल्ट आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अगले सेक्शन में हम फर्मी गोल्डन रूल का यूज करेंगे और यहाँ पे जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो हमने कुछ रिजल्ट निकाले हैं उन रिजल्ट का आगे यूज करेंगे अगले सेक्शन में। तो लास्ट सेक्शन में हम ये वाला जो रिजल्ट है वो उसको निकाल चुके थे। अब हम यूज करेंगे किसका, फर्मी गोल्डन रूल का यूज करेंगे, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है यूनिट टाइम के अंदर वो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको फर्मी गोल्डन रूल देखना है तो उसका लेक्चर भी ऑलरेडी डाल रखा है, काफी टाइम पहले डाला था, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि फर्मी गोल्डन रूल क्या बताता है। वहां पे हम क्या निकालते थे, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है या जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या निकालते थे, गामा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, और इसको जब सोल्व करते थे तो अपने पास जो रिजल्ट आता था वो ये वाला रिजल्ट आता था। ठीक है, तो इस रिजल्ट का यूज करके हम यहाँ पे जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है यूनिट टाइम के अंदर पर यूनिट टाइम में वो निकालेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, एच एन एम की वैल्यू चाहिए। एन अपने पास दो स्टेट है, एन और एम। ठीक है, अपने को यहाँ पे एच की वैल्यू चाहिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास हमने पहले वाले सेक्शन में एच प्राइम की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, कुछ ना कुछ, तो उस एच प्राइम को जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन है, उसकी जो वैल्यू है वो हमने क्या मान ली, एच प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और प्लस माइनस आयटा ओमेगा टी। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, फर्स्ट वाले सेक्शन में हमने निकाला था। उसके बाद ये वाली जो रिजल्ट, ये वाली जो इक्वेशन है ये भी हमने पहले वाले सेक्शन के अंदर निकाली थी। ठीक है, जिसको हाँ ये वाली इक्वेशन निकाली थी वहीं पे। अब ये जो रिजल्ट है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है। तो अपने को करना क्या है, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके ये जो तीनों इक्वेशन है एच एन एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एच एन एम की वैल्यू निकालना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अपने को यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ए की और अपने पास आ जाएगी वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ये कंप्लीट वैल्यू अगर मैं उठा के यहाँ पे रखूँ तो एक सी ऊपर है, एक सी नीचे है, एक सी से एक सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू बाय एम। ठीक है, ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन प्राइम, दो स्टेट के लिए निकाल रहे हैं, एन प्राइम और ए डॉट पी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयटा के डॉट आर, और हमने ये एन निकाल दी। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ये अपने पास एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये तो एच की वैल्यू आई है अपने पास। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो अपने पास ये वाली कंप्लीट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर करके मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, पुट करते ही अपने पास जो गामा की जो वैल्यू हो, गामा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब गामा की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर करने के बाद और पुट करने के बाद डी ओमेगा बाय डी टी, 2 पाई बाय एच कट, 2 पाई बाय एच कट यहाँ पे, 2 पाई बाय एच कट यहाँ पे एज इट इज। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ये हमने लिखा क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कंप्लीट रूट हट जाएगा यहाँ पे, और ये जो कंप्लीट टर्म है ये किस में आ जाएगी, मोड में आ जाएगी। और ये वाली टर्म रो ए के हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये अपने पास क्या आती है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास क्या है, प्लस माइनस दोनों के लिए हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस वाली है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होगी, वो एब्जॉर्प्शन के लिए होगी। और जो माइनस वाली होगी, अगर मैं यहाँ पे ओनली प्लस का साइन लेके चलता हूँ तो वो किसके लिए होगी, एब्जॉर्प्शन के लिए होगी। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लेके चलता हूँ तो वो किसके लिए हो जाएगी, एमिशन के लिए हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन आता है अपने पास, ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करके बताता है, जो ट्रांजिशन रेट है उस ट्रांजिशन रेट को रिप्रेजेंट करके बताता है। जब हम जो रेडिएशन है उस रेडिएशन को जब हम क्लासिकली ट्रीट करते हैं तो अपने पास ट्रांजिशन रेट क्या आती है, ये वाली आती है। अब अगर मैं यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो जीरो रख दूँ, मतलब ए की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, अगर मैं उस एटम को वैक्यूम के अंदर प्लेस कर दूँ तो उस एटम के अंदर कोई भी परटर्बेशन टर्म ऐड नहीं होगी। और अगर कोई परटर्बेशन टर्म ऐड नहीं होगी तो अपने पास जो स्पॉन्टेनियस एमिशन का ये जो कंसेप्ट है ये किसी काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम क्लासिकली जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है इसको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपको। अगर आप एक या दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, और बाकी मैंने ये बता ही दिया कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिफिकल्ट भी है। अगर आपको इसमें से कुछ समझना आए तो आप कॉमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।